स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष नवंबर की जो टर्म 1 की एग्ज़ाम होने जा रही है मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में, उसी को लेकर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो हिंदी का है और ये टर्म 1 का एग्ज़ाम है, उसी को लेकर के बना रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम और भी बेहतरीन आप एग्ज़ाम दे सके। जिस प्रकार क्लास 10th की एग्ज़ाम और 12th का एग्ज़ाम हो रही है, उसी प्रकार क्लास 8 की या 9 की और 11th की भी एग्ज़ाम होगी। इसलिए आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस फेर में है कि वे बिना एग्ज़ाम दिए क्लास 8 से 9 में प्रमोट कर दिए जाएंगे, 9 से 10 में प्रमोट कर दिए जाएंगे, वो इस गलतफहमी से दूर हट जाएं और इस गलतफहमी में ना रहें कि उनके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। उनके एग्ज़ाम होंगे और हर हाल में होंगे। इसलिए अब आज से ही अपनी पढ़ाई में लग जाएं और तत्काल रूप से प्रभावी रूप से जो है अपनी पढ़ाई पर जो प्रश्न है पहले इसकी ओर चलेंगे। जो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम जो लिए जाएंगे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, वो बहुविकल्पीय होंगे और उस एग्ज़ाम में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रत्येक 1 नंबर का होगा और वो एग्ज़ाम हमारा OMR शीट पर लिया जाएगा। तो चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न है हम उसकी ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है, आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो वह उसमें शिष्टाचार में कमी नहीं होगी। और जिसे शुरू से ही अनुशासन ही समाज में पाला पोसा गया है, जिसके परिवार में शिष्टा की हवा भी नहीं बहती, स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का भाव रहेगा, भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो। अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, यह शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व है। तो पहला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि शिष्टाचार किसका द्योतक है, तो शिष्टाचार एक संस्कृति का द्योतक होता है। शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है, तो शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्ट आचरण या अच्छा आचरण। सुसंस्कृत का में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वैसा शब्दांश जो शब्दों से पहले लग करके उसके अर्थ में बदलाव करता है। तो संस्कृत से पहले सु लगा देंगे तो सुसंस्कृत हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है उस अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है, तो शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व हमारा दिया गया है बड़ों का सम्मान करना। माँ बहन कौन समास है, माँ बहन द्वंद समास है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो सेक्शन B है या खंड बा है, व्याकरण से संबंधित। तो इसमें प्रश्न हमारा पहला दिया गया कि रचना की दृष्टि से कहा जा रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशन। प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी और लगा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सूत्र का सही अर्थ भेद कौन सा है, तो सूत्र मतलब धागा, सूत्र मतलब पुत्र भी होता है। तो सूत्र मतलब धागा और सूत्र मतलब पुत्र भी होता है। तो इसका यही होगा, सूत्र मतलब धागा और सूत्र मतलब पुत्र और धागा। इसमें जो दिन और दिन मतलब होता है, पहला दिन का मतलब होता है दिवस और दूसरा दिन का मतलब होता है गरीब। तो इसमें दिवस और गरीब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सत्य का सही विलोम शब्द होगा। तो सत्य का सही विलोम शब्द जो होगा असत्य होगा, तो सत्य का असत्य हो जाएगा। इसमें परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मतलब मात्रा, तो इसमें 2 किलो दूध बता रहा परिमाण है। शरारत का सही विशेषण क्या होगा, शरारती। गुणवान का सही स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है, तो गुणवान का गुणवती हो जाएगा स्त्रीलिंग। सेवक का स्त्रीलिंग रूप होगा सेविका। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न हमारा है 15वां, निर में उपसर्ग से निर्मित शब्द होता है निर, तो निर से निर्जल हो जाएगा।
आई किस प्रत्यय में लगा हुआ है, बाद में लगा करके जिसका अर्थ बदलाव करता है। भला में आई लगाते हैं तो भलाई हो जाता है। तो इसमें अगला दिया है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो रवि मतलब है सूर्य, दिनकर मतलब सूर्य, भास्कर मतलब सूर्य, तो रत्नाकर मतलब रात हो जाएगा इसमें। तो रत्नाकर जो है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं, पठार भी कहते हैं। तीन में से कह रहा कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होगा, पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं। तो पहाड़ का सीधा सीधी हम पर्वत ही चलेंगे। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चित होना। तो अगला प्रश्न है आग बबूला होना। तो आग बबूला होना अर्थात क्रोधित होना। तो इसका उत्तर हमारा क्या जाएगा, क्रोधित होना। इसका उत्तर हमारा क्रोधित होना आ जाएगा। अगला प्रश्न है दो बैलों की कथा में दो बैलों के नाम क्या हैं। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा, दो बैलों में की कथा में दो बैलों का नाम हीरा और मोती है। तो इसका आंसर हमारा जो होगा हीरा और मोती। इसमें किसको गधा कहा गया है। तो गधा हम कह सकते हैं जो मंदबुद्धि का व्यक्ति होता है। तो मंदबुद्धि वाला कई लोग गधा कहते हैं। तो इसमें मंदबुद्धि वाला को हम गधा कहेंगे। हीरा और मोती के मालिक का नाम क्या था। हीरा और मोती के मालिक का नाम क्या था। तो इसका उत्तर जो हमारा आ जाएगा, हीरा और मोती के मालिक का नाम झूरी था। तो इसमें झूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गधे का छोटा भाई किसे कहा गया। तो गधे का छोटा भाई ये आप देख लीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, इसको आप यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने अगर हिंदी को पढ़ा हुआ तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसके बाद अगला जो प्रश्न हमारा उसकी ओर हम चलते हैं कि लहासा की ओर। किस प्रकार का पाठ है। तो लहासा क्या है, तिब्बत की राजधानी है और तिब्बत 1971 तक भारत का एक अंश था। लेकिन भारत के नेताओं की नाकामियों की वजह से यह तिब्बत हमसे छीन करके चीन का एक भाग बन गया है। तो लहासा जो है एक यात्रा वृत्तांत है। जो लेखक वहाँ पर जाता है तो जाने के बाद राहुल संकीर्त्यान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में उसका उसका चित्रण किया, उस जगह का उसके बारे में बतलाया है। तो अगला प्रश्न हमारा राहुल संकीर्त्यान ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी। तो राहुल संकीर्त्यान भिखमंगा बन करके वहाँ पर जाता है ताकि चीन के लोग उसे ना पहचाने और अपने आप को जो है अपनी वास्तविकता को छिपा सके वहाँ के लोगों से। लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है। तो लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है राहुल संकीर्त्यान। लड़कोर जाने के लिए लगभग कितनी हज़ार फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। तो लड़कोर जाने के लिए लगभग 17 से 18 हज़ार फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। कबीर के अनुसार मनुष्य को ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है। तो कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है, लेकिन खेल के मैदान में वो नहीं ढूंढता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा क्रियाकर्म जो होता है कि दुनिया में जो जितना भी क्रियाकर्म होता है धार्मिक उसमें तो ढूंढता है, लेकिन खेल के मैदान में नहीं ढूंढता। कबीर की साखियों में किसका महत्व बतलाया गया कि कबीर की साखियों में प्रेम का महत्व बतलाया गया है। अगला प्रश्न जो हमारा है उसकी ओर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें करा कि कबीर ने किसको सब सांसों की सांस में कहा है। तो कबीर ने इसमें जो कहा गया है कि कबीर ने किसको सब सांसों की सांस में कहा। तो इसमें मनुष्य हो जाएगा कि जो व्यक्ति जीवित है जिसमें हर तरह की ही वेदना को समझने की क्षमता होती है वो मनुष्य है। और ये जो कविता है एक अलग प्रकार की कविता है, इसमें जो चर्चाएं हैं बहुत ही उसको समझने की ज़रूरत होती है कबीर की। अगला प्रश्न हमारा है कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे। रसखान जो है एक मुस्लिम थे और वह कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। यदि रसखान आज के दौर में होते तो शायद उनको भी जो मोह की जो भीड़ खड़ी कर दी गई देश में उसके द्वारा मार दिया जाता।
क्योंकि देश में ऐसे लोगों की संख्या अचानक से 7-8 सालों में बढ़ गई है, जो मॉब का रूप लेती है, दंगा फैलाती है, हिंसा फैलाती है, देश को बर्बाद करने के लिए तत्पर हो गई है। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है उसकी ओर हम चलते हैं कि आपके पाठ पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? तो सवैया हो जाएगा। गोपियाँ कृष्ण की मुरली से क्या करते हैं? गोपियाँ कृष्ण की मुरली को सौतन मानती है और उससे एशिया करती है, तो एशिया हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी, पाठ के लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न हमारा है कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? तो रीढ़ की हड्डी एक संस्मरण है जिसमें समाज में जो भेदभाव होती है और औरत मर्द के बीच में जो भेद होती है, तो जब एक लड़का और लड़की एक दंपत्ति बनते हैं तो एक परिवार की वो रीढ़ होती है। यदि उसमें कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ करके किसी को दबाता है पति या पत्नी में से, तो वो उस परिवार की जो बुनियाद है वो हिल जाती है, और वो परिवार की जब बुनियाद हिल जाती है तो वो परिवार आगे चल कर के तरक्की नहीं कर पाता है। रीढ़ की हड्डी पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो उमा एक समझदार है और उसमें जो समझने की क्षमता कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन उसका जो पति शंकर था, शंकर भी इस पाठ का एक मुख्य पात्र है, लेकिन उसमें समझदारी उतनी नहीं है, इसलिए हम उमा को ही प्रमुख मानेंगे। रामस्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते थे? तो रामस्वरूप अपनी बेटी की इस शिक्षा को सिखाते थे कि उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दे रखा था। तो जो हमारा समाज है वो आडंबर में से जुड़ा हुआ समाज है, और इस समाज में जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को वैल्यू नहीं देते थे। पहले के दौर में उसको बहुत गलत नज़रों से देखते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को छिपा कर रखा था। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, किसका कथन है? तो ये उमा का है। तो आज मैंने आपके समक्ष जो है 9वीं वर्ग का जो हिंदी है जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है मई में के 14 तारीख से पहले, उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स पहुँचे रहे। धन्यवाद।